नमस्ते, सिद्धांत नाम है मेरा। फ्रेम में साथ में है अंशुमान तिवारी, इंडिया टुडे हिंदी के संपादक अर्थात के कलमकार, हमारे साप्ताहिक मेहमान, हमारे गेस्ट अर्थात के कलम। अर्थात पे जो सारी बातचीत है, सारा सवाल जवाब, रुपया पैसा, कोविड वैक्सीन और बाकी सारी पॉलिसीज पर, सब कुछ पे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर क्या हम नहीं देख पा रहे, हम क्या चीज मिस कर रहे हैं, हम क्या चीज, हमें क्या, किस चीज को और गहराई से देखने की जरूरत है। अंशुमान जी कैसे हैं सर? बढ़िया। और धन्यवाद बहुत बहुत सारे अर्थात के दर्शकों का, ललन टॉप के दर्शकों का। लगातार इसको देखते हैं, बहुत सारे सवाल अलग अलग माध्यमों से करते हैं, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ये जानने को मिलता है कि लोग दरअसल जानना क्या चाहते हैं। हाँ, और लोग बहुत इंटरेस्ट भी दिखाते हैं। कई सारे कमेंट्स वगैरह आते हैं कि सर हम यूपीएससी की तैयारी के लिए अर्थात देखते हैं, तो हम उसके लिए अर्थात देखते हैं, तो हम पूरे हफ्ते इसलिए ही सुबह 10 बजे संडे को खोल के बैठते हैं। यूट्यूब की अर्थात आने वाला होगा, 9:55 पर खोल के बैठ जाते हैं यूट्यूब की, 5 मिनट बाद अर्थात आएगा। लोग मन ऐसे मैसेज, ट्वीट और कमेंट करते हैं। और हमारे और आपके लिए सिद्धांत, इससे ज्यादा संतोष की बात क्या होगी कि हम हमारी सारी मेहनत या जो श्रम है ये सकारात्मक हो रहा है और ये अलग अलग तरह से लोगों को, शिक्षकों को, छात्रों को, एजुकेशन की तैयारी करने वालों को, निवेशकों को, मिडिल क्लास लोगों को ये समझने में मदद कर रहा है कि उनको अपने जीवन में किन चीज़ों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले सर बात करते हैं हमारे इंडिया टुडे हिंदी के अंक पे। क्या है? पिछली बार तो कांग्रेस पे था। हाँ, इस बार का अंक थोड़ा विशिष्ट है और जैसा हम इंडिया टुडे में सिद्धांत हमेशा प्रयास करते हैं कि हम आपको एक घटनाक्रम के कई आयाम ला के दे सकें। कोविड पहली बार इंडिया टुडे के इतने लंबे इतिहास में ये पहला ऐसा प्रसंग है जब हमको लगातार इतने सारे कवर हमने एक ही विषय पर बनाए हैं। बीच में अगर आप चीन और कांग्रेस के कवर्स को निकाल दें तो मार्च के अंत से लेकर अप्रैल से लेकर अभी तक हम कई सारे कवर कोविड पर ला चुके हैं। इस बार का अंक कोविड का उस पीढ़ी पर है जो इस महामारी के बीच है और इस महामारी के बीच दो पीढ़ियां फंसी हुई हैं। एक युवा पीढ़ी है जिसके सपने हैं, जिसके ड्रीम्स हैं, जो लॉकडाउन के कारण, घर में बंद रहने के कारण, बहुत सारी चुनौतियों के कारण सिकुड़ गए हैं, दब गए हैं। उनके भविष्य की संभावनाओं पर विराम लगा है और वो कैसे अपने आप को इससे समायोजित कर रहे हैं, कैसे वो कोप कर रहे हैं और कैसे ये जो कोविड जनरेशन है, ये जो महामारी के बीच के नौजवान हैं, ये कैसे अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं भविष्य के लिए। एक इस पीढ़ी की कई सारी दिलचस्प कहानियां, उनके संघर्ष की, उनकी चुनौतियों की, उनके एडजस्टमेंट की कहानियों पर केंद्रित है। और दूसरा वो अधेड़ और वरिष्ठ पीढ़ी है, क्योंकि हम एजिंग की तरफ जा रहे हैं सोसाइटी पर। हमने अर्थात में इस पर चर्चा भी की थी कि भारत का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो धीमे धीमे खत्म होता जाएगा आने वाले वर्षों में। वो पीढ़ी अपनी स्वास्थ्य की, अपनी भविष्य की चिंताओं और चुनौतियों से, इस भयानक समस्या से कैसे निपट रही है, इस पर केंद्रित लोगों की कहानियां हैं जो अलग अलग जगह से हमने जुटाई हैं। तो इस बार का अंक इस कोविड की पीढ़ी पर और कोविड के भीतर दोनों पीढ़ियों के बीच क्या चुनौतियां, उन पर केंद्रित है। यानी जो न्यू नॉर्मल है, जिसको बार बार हम कह रहे हैं, न्यू नॉर्मल से हम कैसे अपना तालमेल बिठा रहे हैं। हाँ, और जो न्यू नॉर्मल है वो युवाओं के लिए, जॉब सीकर्स के लिए, मिडिल एज लोगों के लिए जो अपने जीवन में 2-3 प्रमोशन की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए उस न्यू नॉर्मल का क्या मतलब है और वो कैसे उससे एडजस्ट कर रहे हैं। और जो रिटायर्ड हैं, जो वरिष्ठ हैं, नागरिक हैं, जिनके स्वास्थ्य पर गंभीर असर है, वो अपने आप को इससे कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, इस पर केंद्रित अंक है। इस पर केंद्रित अंक है। ठीक है, अब चलिए सर अर्थात की तरफ बढ़ते हैं। देखत जग बौराना क्या है इस बार? समोसा बेचने वाले से और मोदी के दोस्त से कहानी शुरू हो रही है इस बार की। सिद्धांत, ये कबीर का बड़ा प्रसिद्ध पद है कि साधो देखत जग बौराना। वो अक्सर मुझे ये लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम लगातार अर्थव्यवस्था के बहुत सारे आयामों पर चर्चा करते रहे थे और ये जो आपने कहा कि जो समोसा बेचने वाला और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की जो संपर्क है और कैसे एक दूसरे को जोड़ते हैं, ये बहुत दिलचस्प संपर्क है। दरअसल होता क्या है कि जब हम लगातार अर्थव्यवस्था पर, आर्थिक विषयों पर, तमाम चुनौतियों पर लिखते हैं तो लोग हमसे किस्म किस्म के सवाल करते हैं। उनको लगता है कि हम जो चीजें सामने लेकर आ रहे हैं वो किसी हद तक बहुत प्रश्नवाचक हैं। बहुत सारे लोग इसको नेगेटिव भी कहते हैं, बहुत सारे लोग इसको नकारात्मक भी कहते हैं। तो एक दिलचस्प कहानी से शुरू करते हैं, फिर हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे इस
ये जो पूरी पूरी व्यवस्था है, ये व्यवस्था हमें क्यों ऐसा सोचने पर बाध्य करती है। हमारे मोहल्ले में एक नत्थू हलवाई हैं। जब लॉकडाउन खुला और उन्होंने अपनी दुकान खोली और उनके पास जब कोई जाता था और ये कहता था कि काका मास्क लगा लो, तो वो उसको गाली देना शुरू कर देते थे। उनके पास उनकी अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी, जो उनको लोग सुना जाते थे और वो गाली देते हुए कहते थे कि हमको कुछ नहीं होने वाला। लगभग यही स्थिति मार्च अप्रैल में डोनाल्ड ट्रंप की थी, जब उन्होंने कहा था कि वायरस तो हॉक्स है, इससे अमेरिका में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और उसके बाद वो उस वायरस को हॉक्स कह के भारत में रैली करने के लिए आ गए थे। अमेरिका में 1.5 लाख लोग, अमेरिका के इतिहास में इतनी बड़ी मौतें शायद कभी नहीं हुई। 1.5 लाख लोग अमेरिकी अभी तक इससे मर चुके हैं। और हमारे नत्थू दादा जो थे वो समोसा बांटते बांटते कोरोना बांट दिए लोग। उनको खुद भी कोरोना हो गया, उन्होंने कई लोगों को कोरोना दिया, वो खुद भी अस्पताल पहुंच गए। उम्र उनकी ज्यादा थी, खतरा उनके लिए ज्यादा था, और आसपास बाकी लोगों को भी कोविड कर दिया उन्होंने। तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे जो मास्क न पहनने वाले लोग हैं, जिनको लगता है कि मास्क पहनने से क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई बचाव की जरूरत नहीं है, या स्टॉक मार्केट में जूम वीडियो के शेयर की जगह जूम टेक्नोलॉजीज का शेयर खरीदने वाले लोग जो दौड़ पड़े जूम वीडियो की तरह जूम टेक्नोलॉजीज का शेयर खरीदने, और अमेरिकन स्टॉक मार्केट के रेगुलेटर को उस पर बैन लगाना पड़ा। या पिछले 5-6 साल में भारत और चीन के बीच 18 शिखर बैठकों को युग परिवर्तनकारी, क्रांतिकारी, भारत के चीन के रिश्तों में नए दौर लाने वाली और उस पर लहालोट होकर झूम पड़ने वाले सारे लोगों में एक गहरी समानता है। ये लगभग उसी समस्या के शिकार हैं जिस समस्या के शिकार नत्थू हैं और जिस समस्या के शिकार डोनाल्ड ट्रंप थे। दरअसल जब हमसे लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि आप ये क्यों बताते हैं कि बेकारी बढ़ने वाली है, आप ये क्यों बताते हैं कि गरीबी पर असर पड़ने वाला, आप ये क्यों बताते हैं कि बैंकों का घाटा बढ़ रहा है, आप ये क्यों रोज ट्वीट करते हैं कि आज HDFC बैंक का इतना घाटा बढ़ा, आज ICICI बैंक का इतना घाटा बढ़ा, इसके अलावा आपके पास कुछ बताने के लिए नहीं होता। तो हमें लगता है कि जब हम अपने भीतर जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि ऐसे सारे लोग एक खास किस्म के आशावादी पूर्वाग्रह के शिकार हैं, जिसे हम मनोविज्ञान की भाषा में या मनोभ्रमों की भाषा में, पूर्वाग्रहों की भाषा में ऑप्टिमिज्म बायस कहते हैं। ये वही लोग हैं जिनको लगता है कि 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर पैकेज से मंदी छूमंतर, ये पैकेज आया और भारत में मंदी नहीं होगी। लेकिन पैकेज आने के 1 महीने बाद सरकार को ही महसूस हुआ कि इस पैकेज का कोई फायदा नहीं हुआ, अब रोज रिव्यू हो रहा है, छोटे उद्योगों को पैसा नहीं मिल रहा है, उनकी गहरी समस्या है। ऐसे लोग, इस पूर्वाग्रह के शिकार बहुत सारे लोग मानते हैं कि बैंकों में रखा उनका पैसा हमेशा की तरह सुरक्षित, उसको कोई नहीं छू सकता। दरअसल ये जो ऑप्टिमिज्म बायस है इसकी खोज 1980 में ही मनोवैज्ञानिकों ने कर ली थी, और ये माना जाता है कि पूरी दुनिया में लगभग 80% लोग इस ऑप्टिमिज्म बायस के शिकार हैं, इस आशावादी पूर्वाग्रह के शिकार हैं। इससे पहले कि लोग मुझे ये माने कि मैं आशावाद का विरोध कर रहा हूं या मैं निराशावादी हूं या पेसिमिस्ट हूं, हमारे बहुत लोग कहते हैं हम लोग कमेंट में हाँ, वो अपने दिमाग की चालबाजी नहीं समझ पाते। आशावाद और निराशावाद जैसी बाइनरी कुछ नहीं होती हमारे दिमाग के भीतर, ये ऐसा सीधा विभाजन नहीं होता। मानवीय व्यवहारों के दुनिया में बड़े अध्ययन हुए हैं, और पिछले करीब 10-12 सालों में दुनिया में जो हमारे कॉग्निटिव बायसेस हैं, हमारे जो मनोभ्रम हैं, हमारे जो मानसिक पूर्वाग्रह हैं, इन पर लोगों ने बहुत गहरे अध्ययन किए हैं और लंबे लंबे शोध किए हैं, बड़े बड़े सैंपल साइज लेकर किए हैं, अलग अलग आयु वर्ग के, अलग अलग शिक्षा स्तर के, अलग अलग कारोबार करने वाले लोगों पर। और उन्होंने ये पाया है कि अधिकांश लोग अपने दिमाग की चालबाजी नहीं समझ पाते। जो लोग हमसे कहते हैं कि हम ये सवाल क्यों उठाते हैं, हम ये क्यों बताते हैं कि आगे मध्य वर्ग के लिए संकट आने वाला है, हमें क्यों बताते हैं कि भारत में बेकारी या गरीबी आने वाले समय में बढ़ेगी, हम क्यों बताते हैं कि आने वाले समय में भारत की आर्थिक विकास दर 0 से 20% नीचे आ जाती है। ये बात जब हम मार्च में कह रहे थे तब भी लोग हमसे कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 3 महीने 4 महीने बाद रिजर्व बैंक ने वही बात कही, उसके बाद फिर उससे पहले नोमुरा ने, मोर्गन स्टैनली ने, सबने बात कही। अर्थात कि अगर आप पिछले अंक देखें तो जो पहला अंक हमने किया था उसमें ये बात हमने कही थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में गहरी मंदी आएगी लॉकडाउन के असर से। तो ये जो हमारे दिमाग की चालबाजी हम इसे समझ नहीं पाते, तो ये जो ऑप्टिमिज्म बायस है ये बहुत गहरा है, और इसे भारत पूरी दुनिया में 2-3 बड़ी चीजों पर बहुत गहरे ढंग से इसका असर परखा गया विज्ञान में। पहली चीज हमारी सेहत, दूसरी चीज हमारा फिनांस, और तीसरी चीज हमारे सरकारों के प्रति हमारे रवैये।
ये तीन ऐसी चीजें हैं जिन्हें ये आशावादी पूर्वाग्रह या अति आशावादी पूर्वाग्रह प्रभावित करता है। आशावाद बुरा नहीं है, साइंस ये मानती है कि यदि आप आशावादी हैं तो वो आपको अपने शरीर की बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, आपको इस बात की ताकत देता है कि आप बेहतर ढंग से अपनी जिंदगी जी सकें। लेकिन आशावादी पूर्वाग्रह जब हो जाता है तो वो आपको मास्क ना पहनने से रोक देता है, वो आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि आप मास्क पहनो ही नहीं। और जो भीतर से अध्ययन निकलते हैं वो बताते हैं सिद्धांत में कि ज्यादातर आशावादी पूर्वाग्रह के शिकार 80% लोग हैं दुनिया के, हम आप भी हैं कहीं ना कहीं भीतर भीतर किसी न किसी स्तर पर। वो ये मानते हैं कि संकट मेरे ऊपर नहीं आएगा, पड़ोसी पर आएगा, मुझे कोरोना नहीं हो सकता, पड़ोसी को हो जाए तो अलग बात है, मेरा नुकसान नहीं होगा, बैंक में रखी हुई मेरी बचत सुरक्षित है, दूसरे की डूब जाएगी तो कोई बात, मेरी नौकरी पर कोई संकट नहीं आने वाला है। वो जो 10 करोड़ लोग बेकार हुए हैं जिनके बारे में कल संसदीय समिति को कॉमर्स मिनिस्ट्री ने बताया है कि भारत में 10 करोड़ लोग बेकार हुए हैं, यानी जो हम बेकारी की बात आपसे कर चुके हैं 10 करोड़ का मतलब अगर प्रति परिवार आप 5 लोग मान लीजिए तो 50 करोड़ लोग, 50 करोड़ लोगों के रोजी रोटी जीविका बेहतर जीवन स्तर पर असर पड़ा, ये सरकार मानती है। हम हमेशा मानते हैं कि बेकारी हमें नहीं घसेगी, कैंसर हमें नहीं होगा, बीमारी हमें नहीं होगी, कोरोना हमें नहीं होगा, हमारे पड़ोसी को हो जाएगा, तो किसी को भी हो जाएगा, वो किसी को भी हो जाएगा। और इसके कारण हम 100 केसेस से प्रतिदिन 50,000 केसेस पर पहुंच गए। हम रोज 2 दिन में 1 लाख केस आ रहे हैं, 1 लाख केसेस जोड़ रहे हैं। और जब पूरी दुनिया में अध्ययन हुआ तो ये माना गया कि ज्यादातर लोगों को कोरोना का शिकार इस ऑप्टिमिज्म बायस के कारण हुआ। वो ये मानने को, उनकी अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी, वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि मास्क लगाने से क्या होगा। सबको लगा कि भाई दवा कंपनियों का खेल है, सबको लगने लगा दवा कंपनियों का खेल है, हमारी तो इम्यूनिटी इतनी अच्छी है, हम तो इतने मजबूत हैं भीतर से कि हमको कोरोना छू नहीं सकता है। अमेरिका और यूरोप में जहां मास्क का प्रचलन नहीं है वहां लोगों को मास्क लगाने की आदत डालने में 2 महीने 3 महीने लग गए और अमेरिका में 1.5 लाख लोगों की जान चली गई। अमेरिका में अभी भी ये लफड़ा चल रहा है कि मास्क और एंटी मास्कर्स में पूरा एक गतिरोध चल रहा है वहां पे। तो ये जो हमारा ऑप्टिमिज्म बायस है, ये दो जगह मतलब आज दुनिया में करीब 1.5-2 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड का संक्रमण हो चुका है। तो ये जो हमारा दंभयुक्त भ्रम है ना, जो हमारा आशावादी पूर्वाग्रह है, वो हमें हमेशा 2 वजहों से गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। एक, हमारे पास हम गलत फैसले लेते हैं अपनी सेहत के बारे में नहीं, हमें कुछ नहीं हो सकता, हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, मैं तो रोज हल्दी का काढ़ा पी रहा हूं ना, मुझे तो कोरोना नहीं हो सकता, मुझे कोई जरूरत नहीं। एक हमारा ये पूर्वाग्रह हमें गलती करने पर मजबूर करता है, और दूसरा यही आशावादी पूर्वाग्रह हमें हमारे वित्तीय फैसले लेने में फिनांस के फैसले लेने में, सरकारों के बारे में फैसले लेने में, सरकारी नीतियों के बारे में फैसले लेने में बाधित करता है। अच्छा, ये मनोभ्रमों की दुनिया बहुत पुरानी है, ये कॉग्निटिव बायसेस की या ये पूर्वाग्रहों की दुनिया बहुत पुरानी है। फर्क क्या आया कि 2008 की जब मंदी आई और 2008 में जब लीमन ब्रदर्स का कोलैप्स हुआ, उसके बाद दुनिया के मनोविज्ञानियों ने हमारे व्यवहार पर इन मनोभ्रमों का असर परखना शुरू किया और उसे क्वांटिफाई करना शुरू किया, उसे जांचना शुरू किया कि आखिर असर क्या है। अच्छा, अब सिद्धांत, आप किसी भी चीज का असर 2 ही तरह से नाप सकते हैं, टेंजिबल ढंग से, ठोस ढंग से, या तो वो आपकी सेहत पर असर करे या आपकी जेब पर असर करे। 2 ही तरीके ना, बाकी तो आदर्शवादी तरीके हो सकते हैं कि मेरे विचार पर असर क्या है, लेकिन उसका कोई क्वांटिफिकेशन नहीं। मेरी सेहत जनवरी में जैसी थी, अगर वो मेरी सेहत जुलाई में उससे खराब हुई है तो इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ है जिसने मुझे प्रभावित किया है। अगर मेरे पास पिछले साल जनवरी में मेरे बैंक अकाउंट में जितनी बचत थी, इस साल जुलाई में वो बैंक अकाउंट एक सेकंड सर, फिर से बता दीजिए, थोड़ा सा शायद नेटवर्क कनेक्शन का दिक्कत है तो कुछ गड़बड़ हुआ है, फिर से बताइए सर। देखिए, किसी भी मनोविकार का या मनोभ्रम का या किसी भी बायस का असर आप तभी नाप सकते हैं जब उसके साथ कोई टेंजिबल ठोस तथ्य हो। तो 2 ही चीजें हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, हमारी सेहत का मतलब हमारी और हमारे परिवार की सेहत और हमारे आसपास लोगों की सेहत, और हमारी आर्थिक सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा, ये 2 ही चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो कोई भी व्यवस्था, कोई भी चीज कैसे असर करती है, या कोई मनोविकार या मनोभ्रम कैसे असर करता है, चाहे वो ऑप्टिमिज्म बायस हो, चाहे वो हर्ड मेंटेलिटी हो, बहुत सारे बिहेवियर जिन पे हम आगे बात करेंगे, ये असर करते हैं। इसको नापने की कोशिश पिछले सालों में शुरू हुई। जैसे इस साल जनवरी में जैसी मेरी सेहत थी, अगर जुलाई में वैसी ही सेहत है
जो टॉप पैरामीटर्स हैं मेरे सेहत के, अगर वो वहीं मौजूद हैं तो मैं स्वस्थ हूं, अगर बेहतर हुआ है तो मैं और स्वस्थ हुआ हूं, अगर गिरा है तो मैं खराब हुआ हूं। इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ है जिससे मेरे ऊपर असर हुआ। इसी से आप नाप सकते हैं अपने आप को कि अगर जनवरी में आपका वेट 65 केजी था और लॉकडाउन के दौरान आपका वेट 75 केजी हो गया है, तो इसका मतलब है कि आप बीमार हुए हैं। मोटापा बढ़ना बीमारी का लक्षण है। यदि आपके कोलेस्ट्रॉल का लेवल जनवरी में नेगेटिव था और जुलाई में आकर वो पॉजिटिव हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि लॉकडाउन ने आपके शरीर पर कोरोना की तरह से असर नहीं किया तो लॉकडाउन दूसरे तरीके से असर दिया, दूसरे तरह से असर किया, लेकिन आपकी को नुकसान हुआ। दूसरी चीज ये कि आप कैसे नाप सकते हैं कि पिछले साल जनवरी में मेरे बैंक अकाउंट में जितनी बचत थी, क्या जुलाई में वो में उतनी ही है, उससे बढ़ी है? अगर उससे कम हो गई तो हम गरीब हुए हैं हर क्रम से। अगर उससे बढ़ी है तो इसका मतलब है कि हम बेहतर हुए हैं, और अगर वहीं मौजूद है तो हम जहां थे वहीं खड़े हुए हैं। हमने जो पैसा मार्केट में लगाया था, जो हमने पैसा बचत में लगाया था, या हमारी जो तनख्वाह 2016 में थी और हमारी जो तनख्वाह आज जुलाई 2020 में है, इस दौरान अगर 6% भी महंगाई बढ़ी है तो क्या हमारी तनख्वाह में इतनी बढ़ोतरी हुई है हर साल के हिसाब से? और अगर 3 साल में महंगाई 10% औसत से बढ़ रही है तो क्या हमारी सैलरी 10% औसत से बढ़ी? और अगर नहीं बढ़ी है तो हम नुकसान में हैं, हम हानि में हैं। ऑप्टिमिज्म बायस को पढ़ने वाले, अध्ययन करने वाले लोगों ने इसके ठोस असर नापने शुरू किए, और जब ये इसका आकलन आया तो हमें पता चला कि दुनिया में बहुत सारे तकनीकी ज्ञान से लैस देश, समाज, समुदाय हमेशा आपदाओं का आकलन करने में चूक गए। हमेशा उन्होंने गलत फैसले किए, और अब मनोविज्ञान ने पाता है कि हमारे 90% से ज्यादा गलत फैसलों की वजह हमारा ऑप्टिमिज्म बायस है। ऑप्टिमिज्म बायस यानी हम समय पर सतर्क नहीं हो पाते, हम अति आशावादी हो जाते हैं। हमें मानते हैं कि नहीं, पड़ोसी के घर से समस्या शुरू होगी, हमारे घर के सामने एक सुरक्षा चक्र लगा है, वो हमारे पास नहीं आएगी। अगर किसी कंपनी में नौकरी गई है तो हमारे यहाँ नहीं जाएगी। अब इसकी ये वैसा ही है कि हम लोग सोचते रहे कि कोरोना हाथ धो के ठीक होता है, तो पता चलता है कोरोना हवा से भी फैल सकता है। देखिए, तो अभी हमारा ऑप्टिमिज्म बायस था कि हम हवन करेंगे और हम शोर मचाएंगे और हम जड़ी बूटी जलाएंगे तो उससे कोरोना खत्म हो जाएगा, जबकि कोरोना के फैलने की स्पीड बहुत ज्यादा थी। तो ये जो हमारा ऑप्टिमिज्म बायस था, जो हमारा आशावादी पूर्वाग्रह है, अब इसके कुछ छोटे छोटे उदाहरण समझें और देखें कि आशावादी पूर्वाग्रह सिद्धांत अकेला नहीं होता, इसका एक पूरा परिवार है, इसकी पूरी फैमिली है, और ये कई सारे कॉग्निटिव बायसेस को एक साथ लेकर आता है, और जो हमारे जीवन में हमारे वित्तीय फैसलों को, हमारे चुनाव को, कि हमें क्या चुनना चाहिए क्या नहीं चुनना चाहिए, इसे प्रभावित करता है। और इसी ऑप्टिमिज्म बायस के साथ बहुत सारे फोर्सेस, बहुत सारी ताकतें, चाहे वो सरकार हो या वो विज्ञापन का बाजार हो या कंपनियां हो या स्टॉक मार्केट हो, वो हमारे इसी ऑप्टिमिज्म बायस पे प्ले करते हैं। वो हमारे इसी आशावादी पूर्वाग्रह को प्ले करके हमें ये महसूस कराने की कोशिश करते हैं कि आप बाजार में 6% इंटरेस्ट रेट है, लेकिन एक आदमी आपके पास आके कहेगा, आपका नातेदार, यार ये इस कंपनी के बचत खाते में पैसा डालो ना, 12% आपको रिटर्न मिलेगा। आप पलट कर उससे पूछेंगे नहीं कि स्टेट बैंक जो देश का सबसे बड़ा बैंक है, वो अपने 1 साल के एफडी पे 5% इंटरेस्ट रेट दे रहा, तुम कहां पैसा लगाने जा रहे हो जो 12% दे दोगे? तुम कौन से ग्रह पे पैसा लगाओगे, चंद्रमा पे या मंगल पे, कि 12% लेके आके हमें दे दोगे? हमें लगेगा, क्योंकि हमें पता है कि हम पड़ोसी हमारा इसी तरीके की स्कीम में ठगा जा चुका है, फिर भी हमें लगता है पड़ोसी ठगा गया, हम नहीं ठगे जाएंगे, हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये बहुत ये हमारे दिमाग की चालबाजी है, जो हमें हमेशा अपने बारे में बहुत अच्छा सोचने के लिए प्रेरित करती है, दूसरे का कुछ भी हो। सब 2008 में दुनिया में किसी को भरोसा नहीं था कि लीमन ब्रदर्स डूब जाएगा। अमेरिका में अगर आप 2005, 6 में, 7 में जाते तो लीमन ब्रदर्स के बारे में कोई बात बोलने का मतलब था कि जैसे अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत के बारे में आप कुछ बोल रहे हैं। लीमन ब्रदर्स मतलब भारत का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या एलआईसी। लेकिन 2008 में चुटकियों में लीमन ब्रदर्स कोलैप्स कर गया, और तब लोगों को समझ में आया कि वो कितने बड़े पूर्वाग्रह के शिकार थे। उनको ये पता ही नहीं था कि लीमन ब्रदर्स के भीतर कुछ और ही हो रहा है, वो सिर्फ इसी पर केंद्रित थे कि इतना बड़ा बैंक, इसको कुछ नहीं हो सकता। आइए वहां से चलते हैं, भारत आते हैं। 2018 में भारत में किसको ये भरोसा था कि जेट एयरवेज डूब जाएगी? किसी को भरोसा था? किसी को नहीं भरोसा नहीं था। 2018 में आप देश में किसी भी व्यक्ति से जो जेट एयरवेज में ट्रेवल कर रहा था, उससे एक बार पूछते कि क्या जेट एयरवेज डूब जाएगी? और उस समय जब जेट एयरवेज के अंदर घोटाले चल रहे थे, हमारे जैसे कुछ लोग जब लिखने की कोशिश कर रहे थे कि एविएशन सेक्टर में मेजर क्राइसिस आ सकती है किसी भी समय, तो कहा जा रहा था कि नहीं, आप तो क्राइसिस देख रहे हैं। 2018 में चुटकियों में 3 महीने में भारत की सबसे बड़ी फुल सर्विस एयरलाइन, जिसके पास पूरी दुनिया में फैला नेटवर्क था, चुटकियों में डूबकर खत्म हो गई। अब जब
ताली थाली बजाई जा रही थी ना मार्च अप्रैल में, और बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि भाई भारत की स्वास्थ्य सेवा का क्या होगा, भारत में तो वेंटिलेटर्स नहीं है, अस्पतालों की समस्या है, ये अगर गांव तक फैल गया कोरोना तो गांव में क्या होने वाला होगा, इसकी हमारे पास तैयारी क्या है। तब ये सारे सवाल उठाने वाले लोगों से कहा जा रहा था कि नहीं, आप तो केवल आप केवल सवाल उठा रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे हैं कि ये तो थोड़े दिन की लड़ाई है, ये खत्म हो जाएगी। अब जैसे कि हम आज आपसे कहें कहें कि भारत के बैंकों पर कोविड बहुत भारी पड़ेगा, अगले 6 महीने में भारत के बैंकों में मेजर क्राइसिस आ सकती है कोविड के कारण, तो शायद बहुत सारे लोग जो सुन रहे होंगे इस पर विश्वास नहीं करेंगे। आज अगर उनसे कहें कि कम होता है, नहीं करेंगे। आज मैं उनसे कहूं कि क्या भारत में कभी आप कल्पना करेंगे कि एलआईसी भी डूब सकती है, तो उनको विश्वास नहीं होगा। जिससे 2008 में लोग ये नहीं मान रहे थे कि लीमन ब्रदर्स डूबेगा, या 2017 में लोग ये नहीं मान रहे थे कि जेट एयरवेज डूबेगा, क्योंकि हमारा ऑप्टिमिज्म बायस, हमारा आशावादी पूर्वाग्रह उन सूचनाओं को हमें हजम करने से, पचाने से, समझने में रोकता है जो सूचनाएं हमें जगाती हैं, जो हमें चेतावनी देती हैं, जो हमें सतर्क करती हैं। बहुत दिनों तक तो हमें समझ ही नहीं पाए कि हाथ धोने से भी कोरोना रुकता है क्या। बहुत दिनों तक तो हमें लगा कि क्या होगा कोरोना से, हाथ धोने से क्या होगा। तो ये जो ऑप्टिमिज्म बायस था, अगर हम आज आपसे कहें कि भारत के ये बात हमने अपने अर्थात के कार्यक्रम में चर्चा में कही थी कि कैसे आत्मनिर्भर बैंकों के लिए मेजर क्राइसिस आने वाली है। कल आज 5 प्राइवेट बैंक्स के नतीजे हमारे सामने हैं सिद्धांत। उनका 25%, एक चौथाई, 5 टॉप प्राइवेट बैंक्स का एक चौथाई प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट उड़ गया केवल मॉरिटोरियम के कारण। एक चौथाई मतलब अगर वो 100 रुपए की कमाई करते तो 25 रुपए का प्रॉफिट उनका उड़ गया। अब ये बात जब मैंने अपने बैंक वाली चर्चा में कही थी तो नीचे कमेंट में बहुत सारे लोगों ने कहा था नहीं, आप तो कह रहे थे कि बैंक को कुछ, बैंक ऐसा नहीं होने वाला बैंकों में। तो ये हमारा जो ऑप्टिमिज्म बायस है, अब ये नीचे आई है, इसे समझने की कोशिश करते हैं हम। चीन हमेशा से संदिग्ध था, भारत में हमेशा से संदिग्ध था, कभी भी ऐसा नहीं था कि चीन पर भरोसा किया जाए। लेकिन जब पिछले 6 साल में एक के बाद एक चीन की कंपनियां भारत में निवेश कर रही थी, पेटीएम अपने नए नए सर्विसेज लॉन्च कर रहा था, उपक्रम खोल रही थी, हर दूसरा स्टार्टअप चीन से पैसा लेकर आ रहा था। सरकारें हर साल, सरकार के मंत्री एक ना एक मंत्री या एक विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री चीन के नेताओं से मिलते थे, और उसके बाद भारत और चीन के रिश्तों में बड़े बड़े समझौतों के बयान जारी किए जाते थे। तब हम सवाल पूछने के बजाय विदेश नीति का ढोल बजाने में लग गए कि विदेश नीति की यह महान सफलता है कि भारत ने चीन को दोस्त बना लिया। इसका नतीजा हमारे सामने आ जाया। मनोविज्ञान के लोग या आशावादी या पूर्वाग्रहों का अध्ययन करने वाले लोग या बिहेवियर का अध्ययन करने वाले लोग इसे स्पाइरल ऑफ साइलेंस कहते हैं, अंग्रेजी में स्पाइरल ऑफ साइलेंस, यानी सन्नाटों का सिलसिला। और हमेशा ऐसा होता है कि जब सही समय पर सवाल पूछे जाते हैं तब एक खास किस्म का सन्नाटा पसर जाता है। उस समय जब हमें सवाल पूछने चाहिए थे तब हम एक सन्नाटों के सिलसिले में चले गए, स्पाइरल ऑफ साइलेंस में चले गए। और उस स्पाइरल ऑफ साइलेंस ने हमें हमेशा, जैसे आज हमें सवाल पूछना कि भारत के बैंकों पर सरकार को रोज स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, हम आज ऐसे सवाल पूछ रहे हैं तो एक खास किस्म का सन्नाटा है। हम आज राफेल पे बात कर रहे हैं, हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन 6 महीने बाद जब भारत के बैंक संकट में होंगे तब आज इन सवालों को याद किया जाएगा। इसके आगे चलिए, दुनिया के वित्तीय बाजार के बैंकर कभी ये नहीं मानते थे सिद्धांत कि लाइबोर की भी चोरी हो सकती है। लाइबोर वो पैमाना है जिस पर अंतरराष्ट्रीय बैंक, पूरी दुनिया के बैंक अपनी डेली इंटरेस्ट रेट तय करते हैं। इसको लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट कहते हैं। ब्रिटेन के आधा दर्जन बैंकों ने आपस में दोस्ती करके पूरा लाइबोर फिक्स कर लिया, पूरा का पूरा इंडेक्स ही फिक्स कर लिया। और बहुत फेमस स्कैंडल हुआ जिसमें कि लाइबोर की चोरी हो गई। मतलब दुनिया भर के बैंकर भारत में, चीन में, फिलीपींस में, हांगकांग में, न्यूयॉर्क में बैठे लोगों को पता ही नहीं था कि लाइबोर तो 7-8 बैंकर एक कमरे में बैठ के तय कर देते थे। ये नेचुरल प्रोसेस था ही नहीं, क्योंकि उनको अपने प्रॉफिट से उससे गेन करा था। लाइबोर से के अगेंस्ट जो भी रेट होती थी उस पर मुनाफा आ जाता था, तो लाइबोर फिक्स कर देते थे। जैसे कि उसकी वजह यह है कि जब ये बात हो रही थी कि लाइबोर की फिक्सिंग हो सकती है, तो दुनिया के सारे बैंकर्स, पढ़े लिखे बैंकर्स, ये मानने को तैयार नहीं थे कि ऐसा हो सकता है। और इसको हम मनोविज्ञान की भाषा में या कॉग्निटिव बायसेस की भाषा में सिद्धांत अवेलेबिलिटी बायस कहते हैं। यानी हम जब उपलब्ध तथ्यों से बाहर देखने का प्रयास नहीं करते,
जो तथ्य हमारे सामने उपलब्ध हैं, जो हमको दिए जा रहे हैं, या जो हमको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो हमारे सामने रखे जा रहे हैं, हमारी सुविधा के जो तथ्य उनके बाहर हम देखने की बात नहीं करते। और इसीलिए दुनिया के सबसे समझदार लोग स्टॉक मार्केट में जूम टेक्नोलॉजीज का शेयर खरीदने लगे, क्योंकि जूम वीडियो के ऊपर ट्रैफिक बढ़ रहा था। और इसे स्टॉक मार्केट के लोग, या मनोविज्ञान की भाषा में हर्ड बिहेवियर कहते हैं, हर्ड मेंटेलिटी कहते हैं। मतलब आदमी को जानवर बनने का शगल है, और ये सारे ज्ञानी जानवर थे, पढ़े लिखे जानवर थे, जो करोड़ों रुपए का ट्रेड करते थे। पर उन्होंने पलट के ये देखने की कोशिश नहीं की कि जूम टेक्नोलॉजीज कोई दूसरी कंपनी है और जूम वीडियो कोई दूसरी कंपनी है, और दौड़ पड़े शेयर खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि वजह क्या है कि वो दो तरीके के बायस का शिकार थे। एक तो वो ऑप्टिमिज्म बायस का शिकार थे। ऑप्टिमिज्म बायस पीछे था कि साहब जूम बढ़ रहा है तो जूम के नाम की कोई भी चीज होगी तो वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। दूसरी चीज, वो अवेलेबिलिटी बायस का शिकार थे, क्योंकि उनके पास जो उपलब्ध तथ्य थे, रोज उनको कॉल और व्हाट्सएप फॉरवर्ड आ रहे थे कि जूम बढ़ रहा है, जूम बढ़ रहा है, तो जूम टेक्नोलॉजीज को उन्होंने जूम समझ लिया। और तीसरी चीज ये कि हार्ड मेंटेलिटी, कि सिद्धांत ने खरीदा है तो मैं भी खरीद दूंगा, फिर मैंने खरीदा है तो तीसरा व्यक्ति भी खरीद लेगा। और इस तरह से वो इस लेवल पर पहुंच गया कि ऊपर सर्किट पर पहुंचा, और बाद में लोगों को स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ा कि भाई वो जूम नहीं है जिस जूम को खरीदने के लिए आप निकल पड़े। अब जैसे इसमें एक और आशावादी पूर्वाग्रह जो हमारे साइकोलॉजिकल प्रोसेस के भीतर गहराई से उतरता है, हमारे मनोविकार हैं और हमारे दिमाग की चालबाजियां हैं जिनके भीतर वो उतरता है। जैसे कि जीएसटी की पूरी तैयारी थी, जीएसटी की तैयारी सरकार के प्रचार के स्तर पर थी, क्रियान्वयन के तौर पर नहीं थी। ये सबको पता था कि जीएसटी का नेटवर्क टेस्टेड नहीं है, जीएसटी के रेट्स को लेकर इशू है, पूरे देश में जीएसटी की ट्रेनिंग नहीं दी गई है। लेकिन एक ऐसा मनोभ्रम तैयार किया गया जिसमें यह पहले से नतीजा तय कर दिया गया कि ये तो भारत की दूसरी क्रांति है, ये तो भारत की दूसरी आर्थिक क्रांति। अब ये जो मनोभ्रम था, जिसमें एक और मनोभ्रम है, जिसमें कि हम एक ऐसे कॉग्निटिव बायस में चले जाते हैं जहां हम प्रोसेस को देखना नहीं चाहते और नतीजा पहले तय कर लेते हैं। जीएसटी लागू हुआ ही नहीं उससे पहले हमने ढोल बजाकर प्रचार करके आनंद से ये उत्सव मना लिया कि भारत की दूसरी आर्थिक क्रांति हो गई। जीएसटी लागू करने से पहले ही हमने मान लिया। क्या हुआ? 3 महीने बाद जीएसटी कोलैप्स कर गया। 450 500 से ज्यादा अमेंडमेंट जीएसटी के अंदर आए, सरकार को खुद बाद में गिव अप करना पड़ा। अब आज जीएसटी जैसे चल रहा है, जिस तरीके से जीएसटी काउंसिल रोज फैसले करती थी, बदलती थी, और अंततः सरकार ने जीएसटी पे गिव अप कर दिया। तो क्या है, ये एक और मनोभ्रम है जो आशावादी पूर्वाग्रह से निकलता है, हमारे पूर्वाग्रह से निकलता है, जिसमें हम नतीजे आने का इंतजार नहीं करते, हम कंक्लूड कर लेते हैं, जिसमें कंक्लूजन बायस है। ये एक तरीके का कंक्लूजन बायस कि हमने से अभी से कंक्लूड, जैसे हमने कंक्लूड कर लिया कि 21 दिन में घर में बंद रहने से कोरोना खत्म हो जाएगा। आज जब लॉकडाउन खत्म हुआ, कर फ्लैट कर लेंगे हम लोग, कर फ्लैट कर लेंगे। आज जब लॉकडाउन खत्म हुआ और अनलॉक में गए तो बहुत सारे लोगों ने कंक्लूड कर लिया कि अरे भाई कोरोना गया, लॉकडाउन खत्म हो गया। लॉकडाउन खत्म होने के बाद कोरोना के बढ़ने की रफ्तार 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी हो गई, क्योंकि जितने लोग बाहर निकले इस आशावादी पूर्वाग्रह में थे, अरे अब तो खत्म हो गया कोरोना, बात खत्म हो गई, हमें मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, हम तो ऐसे घूम सकते हैं। तो ये जो कंक्लूजन बायस था, जबकि नतीजा ये थे कि WHO कह रहा है कि सेकंड वेव आने वाली है, शहर से निकलकर कोरोना गांव में पहुंच गया। तो अब क्या होता है कि जब ये आशावादी पूर्वाग्रह बहुत चरम स्तर पर पहुंच जाते हैं, यहाँ पे एक गंभीर सी चुनौती किसी भी समाज के सामने आती है, सिद्धांत, जो हम अपने सामने देख रहे हैं और जो अभी इस कोरोना के बाद जो स्लोडाउन और मंदी में बार बार हमारे सामने आएगा, कि जब आशावादी पूर्वाग्रह सबके एक जैसे हो जाते हैं तो एक बड़ा सामूहिक अज्ञान पैदा होता है। सामूहिक अज्ञान, मनोविज्ञान इसे प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस कहता है, बहुलतावादी अज्ञान। एक प्लूरल इग्नोरेंस आती है, एक सामूहिक अज्ञान होता है, जिसमें कि ऐसा समाज तैयार होता है जो अब तथ्यों से और पिछले अनुभवों को नकार देता है, जो तथ्यों को पे भी ध्यान नहीं देता और पिछले तजुर्बों पर भी ध्यान नहीं देता। जैसे कि वो ये मानता है कि भारत में क्रांतिकारी शिक्षा नीति आ गई है, पर वो नहीं मानने को तैयार होता कि भारत के राज्यों के शिक्षा विभाग करप्शन के नए तरीके सिखाने का ट्रेनिंग सेंटर बने हुए हैं। वो ये नहीं मानता। जो उसके अतीत के अनुभव, जब वो शिक्षा विभाग जाता है तो उसका अतीत का अनुभव बताता है कि कोई नीति यहाँ काम नहीं करती, यहाँ सिर्फ एक नीति काम करती है कि पैसा दीजिए तो काम होगा। लेकिन वो अपने तथ्य और अनुभवों को नकार कर एक सामूहिक अज्ञान में फंस जाता है, और वो और इस आधार पर अपनी सूचनाओं की व्याख्या करता है, जिससे एक दूसरा मनोभ्रम पैदा होता है, दूसरा पूर्वाग्रह पैदा होता है, जिसको हम फॉल्स कंसेंसस कहते हैं। फॉल्स कंसेंसस यानी एक मनगढ़ंत सहमति, और एक ऐसी मनगढ़ंत सहमति है, और राजनीति के लिए इससे अच्छी कोई परिस्थिति नहीं है। ऑप्टिमिज्म बायस हो, अवेलेबिलिटी बायस हो,
कंक्लूजन बायस हो, प्यूरलिस्टिक इग्नोरेंस हो और फॉल्स कंसेंसस हो, यानी मनगढ़ंत सहमति। सबसे 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 बढ़िया प्लेग्राउंड है राजनीति के लिए। सब राजनीति के लिए इससे अच्छा कोई प्लेग्राउंड नहीं। जैसे कि नोटबंदी करते समय बुनियादी अर्थशास्त्र समझने वाले हर व्यक्ति को पता था कि 95% करेंसी अगर आप सिस्टम से बाहर खींच लेंगे तो इकोनॉमी बैठ जाएगी। हर व्यक्ति को यह पता था कि भारत में ब्लैक मनी कहां है, कितना है, इसका कोई ऑथेंटिक डेटा सरकारों के पास, इसका पिछली सरकारों और किसी के पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन लोग सवाल उठाने के बजाय पालकी उठाने लगे उसी समय। नतीजा यह हुआ कि 3 महीने 4 महीने बाद हमारी इकोनॉमी में ऐसा मेजर स्लोडाउन आया कि उस स्लोडाउन ने तोड़ते 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 कोविड से पहले हमको मंदी में ले जाकर खड़ा कर दिया। अब ये अरे वो तो सर, वो तो नोटबंदी जैसी चीज तो इमीडिएट क्राइसिस थी ना, खाने तक के लाले पड़ गए थे अचानक से एक रात के अंदर। तो ये जो फॉल्स कंसेंसस होती है, ये जो मनगढ़ंत सहमति होती है, इस फॉल्स कंसेंसस के कारण जो बुनियादी तथ्य हैं, बुनियादी सवाल हैं, उनसे लोग भूलकर जो एक बड़ी कंसेंसस बनाई जाती है वो उसको बाई करते हैं और बाद में गलत फैसले लेते हैं उसमें। सिद्धांत, मुश्किल यहां तक है हमारे दिमाग की चालबाजी में कि अब दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के प्रोग्राम बनाने वाले लोग इस ऑप्टिमिज्म बायस से परेशान हैं, इस इनकॉग्निटिव बायसेस से परेशान हैं, क्योंकि आखिर प्रोग्राम तो हमारे आपके जैसे लोग ही लिख रहे हैं ना। मशीन हमेशा लॉजिक पर काम करती है, मशीन के का कोई बायस नहीं होता, मशीन के पास मशीन लॉजिक पर काम करती है, उसके पास जो लॉजिक है उस लॉजिक से वो डिडक्ट करेगी। उसे ये पता है कि अगर कोरोना की बढ़ने की स्पीड 4% है तो आने वाले समय में लॉजिक के आधार पर इस तरह से बढ़ती चली जाएगी। तो जो लोग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग के प्रोग्राम लिख रहे हैं, उनके अपने बायसेस उन प्रोग्राम में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और इसके कारण वो मशीनें बायस्ड होती जा रही हैं। आप कल्पना करें कि जैसे मान लीजिए कोई आदमी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम लिखे जो एयरपोर्ट के ऊपर कोरोना के मरीजों को स्कैन करता है और उस मशीन में यह बायस हो कि इस नाक और इस मुंह चेहरे वाला व्यक्ति कोरोना का पॉजिटिव हो सकता है, तो मशीन उसी को अलग कर देगी। हमने मतलब साफ तौर पे हमने देखा ही है, इंडिया में बायस देखा था 2-3 महीने पहले। हाँ, तो ये कॉग्निटिव बायसेस जो हैं, इन्होंने क्या किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को इंपैक्ट किया। तो अब इस तरीके के प्रोग्राम लिखे जा रहे हैं जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के प्रोग्राम से बायस ढूंढने वाले प्रोग्राम आए हैं जो उनमें से बायस निकाल सके ताकि मशीनें तो कम से कम लॉजिक पर काम कर सकें। क्योंकि हम जब लिख रहे होते हैं तो हमें पता नहीं होता है, हम स्वचालित तौर पर अपने स्वेच्छया नहीं, स्वचालित तौर पर अचानक तौर पर अनायास ही हम उन बायसेस का शिकार हो जाते हैं उन चीजों को करने में जो हमारे दिमाग से आती हैं। अच्छा, अब दिलचस्प बात यह है कि जब मैं इस पर पूरा काम कर रहा था पिछले दिनों में, क्योंकि लगातार हम इस तरीके के सवालों से जूझते थे, लोग प्रश्न पूछते थे, जानने की कोशिश करते थे, मुझे लगता था कि ऑप्टिमिज्म बायस जो है वो हमारे लिए कितना खतरनाक है और इसके असंख्य अनुभव हमारे सामने पिछले सालों में ही हैं, पिछले 10-12 सालों के हैं। अब भारतीय दर्शन शायद इन बायसेस से ज्यादा सतर्क था। भारत की जो प्राचीन संस्कृति थी और भारत का जो प्राचीन चिंतन था वो इस हमारे दिमाग को बेहतर ढंग से समझता था, हमारे मनोभ्रमों को, हमारे मनोविकारों को, हमारे मनोविज्ञान को गहराई से समझता था। और इसीलिए वो ये कहता था कि जो माया है वो सत्य की छाया है, सत्य नहीं है। माया का अर्थ है सत्य की छाया, वो सत्य जैसा दिखता है पर वो सत्य नहीं है। और जैन दर्शन में एक सिद्धांत है जिसको हम स्यादवाद का सिद्धांत कहते हैं। हाँ। स्यादवाद का मतलब इफिज्म, शायद वो ऐसे व्यक्ति की कल्पना ऐसे समूह की कल्पना करते। बहुत सुना हुआ उदाहरण है पर बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है कि एक कमरे में बैठा हुआ में एक हाथी है और वहां 4 लोग हैं, चारों की आंख पर पट्टी बंधी हुई है और वो हाथी को अलग अलग छूकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि हाथी कैसा है। किसी के लिए वो हाथी खंबे जैसा है, किसी के लिए वो हाथी रस्सी जैसा है, क्योंकि उनके पुराने अनुभवों में, मनोभ्रमों में उन्होंने कभी हाथी नहीं देखा है। तो उनके लिए हाथी रस्सी भी हो सकता है, उनके लिए हाथी पाइप भी हो सकता है, उनके लिए हाथी खंबा भी हो सकता है। तो जो भारत का प्राचीन दर्शन है, जो प्राचीन चिंतन है, वो हमेशा ये कहता है कि ट्रुथ जो है वो रिलेटिव होते हैं, सत्य जो है वो सापेक्ष होते हैं। जब तक आप किसी दूसरे तथ्य के सापेक्ष को नहीं देखने की कोशिश करते हैं तब तक आपको पूरा सत्य नहीं मिलता। तो भारतीय दर्शन हमेशा समग्र सत्य की तलाश में रहता है, खंडित सत्य की तरह। तो खंडित सत्य हमेशा
हमारे मनोविकारों से आता है, हमारे ऑप्टिमिज्म बायस से आता है, जो हमें खंडित सत्य दिखाते हैं, जो हमको उतना ही सत्य दिखाते हैं, चाहे वो सरकार की नीतियां हो, चाहे वो डेटा हो, चाहे वो फ्यूचर में होने वाली घटनाएं, हम सिर्फ उसमें से उतनी ही चीज चुन लेते हैं जितनी चीज हमें हमको अच्छी लगती है। और ये बहुत जो सामान्य हमारी चेतना को संतुष्ट करती हो, नहीं, जो हमारे लिए अच्छा हो, जो हमारे लिए अच्छा हो। जैसे जब कभी लाइट जाती है तो हमारे दिमाग में आता है अभी आ जाएगी, हमें नहीं पता है कि तब तक ग्रिड फेल हो गई हो। ये हमारा ऑप्टिमिज्म बायस है, हमारा ऑप्टिमिज्म बायस है। तो इस बायस के कारण हम समग्र सत्य देखने की कोशिश नहीं करते, और समग्र सत्य एक दिन में बनता नहीं, समग्र सत्य धीमे धीमे विकसित होता है। बैंक में आज समस्या है तो आज ही बैंक थोड़ी परेशान हो जाएंगे, हो जाए। बैंकों की समस्या बढ़ते 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 6 महीने लग जाए, 7 महीने लग जाए, 8 महीने लग जाए, 1 साल लग जाए, लेकिन एक क्राइसिस तो सामने आएगी किसी न किसी समय पर, उसको अगर रोका नहीं गया तो अक्सर ये माना जाता है, जो मनोविज्ञान कहता है, जो बिहेवियरल साइंस कहती है, जो मनोविज्ञान और मनोभावों को, मनोविकारों को शेयर बाजारों के साथ, फाइनेंशियल मार्केट्स के साथ, हेल्थ के साथ जोड़कर अध्ययन करने वाले लोग ये मानते हैं कि संशय का अर्थ है जागरूकता। जो भारतीय दर्शन भी कहता है संशय करना, संदेह करना दरअसल जागरूक होना है, क्योंकि संदेह तब आप करेंगे जब आप उसे ढूंढने जाएंगे। अगर आपको संदेह होगा तो आप उसके पार जाने की कोशिश करेंगे। तो दर्शन ये कहता, मनोविज्ञान ये कहता है कि संशय और जागरूकता जो है वो आपकी सेहत के लिए भी लाभदायक है और आपकी संपत्ति के लिए भी। आप जितने जागरूक रहेंगे, जितने सशंकित रहेंगे, जितने सतर्क रहेंगे, आप की सेहत और संपत्ति उतनी ही बेहतर रहेगी। यदि डॉक्टर आपसे कहता है कि आप रोज 5 किलोमीटर वॉक करिए, तो कोई हर्ज नहीं है 6 किलोमीटर वॉक करने में, क्योंकि किसी दिन आप 4 किलोमीटर ही वॉक करेंगे, पानी बरसने लगेगा, लौट आएंगे, तो उस दिन का जो 1 किलोमीटर है ना वो एडजस्ट हो जाएगा। तो जितनी सतर्कता बताई जाती है, सतर्कता उससे ज्यादा जरूरी है। और इसलिए वो लोग जो सवाल उठाते हैं, जो लोग आपको हमेशा तथ्य के दूसरे पार ले जाने की कोशिश करते हैं या बताते हैं, वे नकारात्मक नहीं होते। सरकारी दावों को, सूचनाओं को सरकार से आने वाले तथ्यों को थोड़ा सा नमक चाट के निगलना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि आपका सतर्क हो जाना, आपका जागरूक हो जाना, आपका प्रश्नाकुल हो जाना उस मनगढ़ंत सहमति को, उस फॉल्स कंसेंसस को, उस सामूहिक अज्ञान को तोड़ देता है, जहां सरकारें जिसे बनाए रखना चाहती हैं, कोई भी सत्ता जिसे बनाए रखना चाहती है। हम ये जो सारा चक्र है, जहां पर संशय है, जागरूकता है, भारत का पुराना दर्शन भी यही कहता है, ये हमारे आसपास एक सुरक्षा चक्र बनाते हैं, जो अंधी श्रद्धा को, मैं फिर कह रहा हूं इस शब्द को, ये एक ऐसा सुरक्षा चक्र है जो अंधी श्रद्धा को तर्क संगत विश्वास में बदलता है, लॉजिकल ट्रस्ट में बदलता है, यानी आशावादी पूर्वाग्रह को तर्क संगत आशाओं में बदलता है कि नहीं ठीक है, हम आज भारत में ब्याज दर 6% है, अगर हमको कोई कहे कि 2 साल बाद हम आपको 12% ब्याज देंगे, कोई तर्क नहीं है इसका। हाँ, अगर कोई हमसे कहे कि हम 6% ब्याज पर 7% अगले साल दे देंगे आपको, तो आप मान सकते हो कि ठीक है, 7% की ग्रोथ तो वो ला सकता, पर 12 नहीं ला सकता। 12 तो हमें ऑप्टिमिज्म बायस दिखा रहा, तो ये वो तर्क संगत विश्वास है, तो आप उसे चुनिए जो आपको दे सकता। अगर आपसे कोई ये कहे कि आपने फला जड़ी बूटी खा ली और आपका कोरोना ठीक हो गया, नहीं, हाँ, जड़ी बूटी खाने से मेरी इम्यूनिटी थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन मुझे मास्क लगा के रखना पड़ेगा और अपने ऑक्सीजन के लेवल चेक करते रहने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे लिए क्राइसिस हो सकती है, इससे हमारा कोरोना ठीक नहीं होगा। इतना सत्य है और इतना आशावाद है, इनके बीच का ये है। क्योंकि जागते रहना हमारे लिए, जो कबीर कहते हैं ना कि संतो मैं कहता तू जागत रही हो, तो जागते रहना इसलिए जरूरी है सिद्धांत कि कहीं कोई मसीहा नहीं है जो संकट में आकर आपका सब कुछ डूबने से बचा लेगा। जब कुछ डूबता है ना, लोगों की जिंदगियां डूब रही हैं, ये 700 मौत प्रतिदिन किसी के लिए एक आंकड़ा हो सकती है, पर जिसके घर से एक मौत होती है कोरोना से अच्छे खासे व्यक्ति की, जो घर पे बाहर काम करने गया और बाहर से एक बीमारी लेकर लौटा और उसने पूरे घर को बीमार कर दिया, उसे किसी मसीहा ने नहीं बचाया है। जब बैंक डूबा, पीएमसी बैंक डूबा और लोगों की बचत डूब गई, तो कोई मसीहा उनको बचाने नहीं आया, कहीं भी वो वहीं सड़क पर डूबते रहे। तो चाहे वो आपका पैसा डूब रहा हो, चाहे आपका सेहत डूब रही हो, चाहे आपकी नौकरी डूब रही, इतने लोगों की नौकरियां गई, कोई बचाने आया क्या? किसी सरकार ने कोई मदद पहुंचाई किसी को क्या? किसी के जीवन में कहीं भी ये गारंटी दी कि आपकी नौकरी मिल सकती है? तो जब चीजें डूबती हैं तो कोई मसीहा नहीं आता, क्योंकि कोई मसीहा है नहीं। यह भी एक किस्म का मनोभ्रम है कि सब कुछ ठीक ठाक है, कोई एक मसीहा है जो सारी चीजें बिखरने से बचा लेगा आके।
आके। ये भी एक किस्म का मनोभ्रम है, ये एक किस्म की फैलेसी है, एक किस्म का पूर्वाग्रह है कि नहीं, हम अपने घर में शांति से बैठे, कहीं कुछ ऐसा चमत्कार हो जाएगा, ऐसा जादू होगा कि एकदम वैक्सीन निकलेगी और घर घर में बढ़ जाएगी, सबके यहाँ लग जाएगी आके। ये भी एक किस्म का मनोभ्रम है। इस मनोभ्रम से बचना जरूरी है हमारे लिए, उन सवालों को, उन तथ्यों को समझना जरूरी है और तर्कसंगत होना जरूरी है, ताकि आप उन चीजों पर विश्वास कर सकें जो आपके जीवन को नुकसान नहीं पहुंचाती है। हाँ, मतलब मैं इस पूरी बहस को, इस पूरी बातचीत को देखते हुए कुछ चीजें समझ में आ रही हैं। जैसे कि जब कोविड का लॉकडाउन शुरू हुआ था इंडिया में, तो मैं ही था और बाकी लोग भी थे, उसमें रोजाना वैक्सीन की प्रोग्रेस नंबर्स, covid19india.org जो वेबसाइट है, या worldometer.info, ये वेबसाइटें रोज खोली जा रही थी, रोज देखी जा रही थी। अब आपको रोजाना की बुलेटिन से पता चलता है कि आज इतने केस पकड़े गए। अब आप रोज मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे हैं कि कौन कहाँ का कर्व कितना फ्लैट हुआ। कर्व फ्लैट होने की जो बात है, वो कर्व फ्लैटनिंग कीवर्ड जो होता था, वो कीवर्ड 3 महीने से सुनाई ही नहीं दे रहा है अब, क्योंकि लोगों के अंदर उस चीज का डर खत्म हो गया है, संदेह करने की क्षमता। संदेह, इसकी वजह ये कि जिस समय नहीं था उस समय हम ज्यादा चर्चा कर रहे थे, जिस समय वो फट पड़ा है हमारे, आज हर जिसको कोरोना नहीं है, ये समझ लीजिए उसकी जांच नहीं हुई, इसलिए उसको नहीं है, उसको कब निकल आएगा ये पता नहीं। तब उस समय हमारी सुर्खियों से सारी चीजें गायब हो गई। तो मैंने इसे कहा ना कि ये जो फॉल्स कंसेंसस है, ये जो प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस है, ये सामूहिक अज्ञान ने हमें दूसरी तरफ चीजें देखने को मजबूर कर दिया। मतलब मैं व्यक्तिगत अनुभव से आपको बता सकता हूं कि पिछले 1 महीने में सिद्धांत कम से कम 50 ऐसे परिवारों को मैं जानता हूं जिन्होंने सोचा ही नहीं था कि उनके घर में कोरोना आ जाएगा। उनका पूरा परिवार कोरोना से प्रभावित हो गया। बहुत सुरक्षा रखते थे, लेकिन वही था कि सामूहिक अज्ञान, नहीं कुछ नहीं होने वाला, ऐसे ही ठीक हो जाएगा, निकल लिए घूमने के लिए और वापस कोरोना लेकर आ गए। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि जो सतर्कता है, ये जो जागरूकता है, जो ये प्रश्न है, और जब आपसे लोग कहते हैं कि आपके पड़ोस के अस्पताल में प्रॉपर वेंटिलेटर नहीं है, इसलिए आप बचकर रहिए, आपके पास दवाएं नहीं है, आप बचकर रहिए, तो हम ध्यान नहीं देते हैं उनके ऊपर। तो ये जो अति आत्मविश्वास है ना, ये जो आशावादी पूर्वाग्रह है, ये पूर्वाग्रह हमारा अब तो नुकसान करते ही हैं, हमें बहुत आसानी से बहुत सारे ऐसे प्रचारों का जरिया बना लेते हैं जिससे हम उनका भी नुकसान कर देते हैं जो इतनी बातें समझ नहीं सकते। अच्छा, ये तो हो गई है। हम थोड़ी सी बात इधर 2-3 चीजें और हैं सर जो मैं पूछना चाह रहा था, उस पर आपके मत जानना चाह रहा था उस पर। सर पहला तो ये जो दिल्ली में डीजल का दाम कम किया अरविंद केजरीवाल ने, मतलब ये जब आज शूट कर रहे हैं 30 जुलाई को, आज ही उन्होंने 12 बजे प्रेस की ब्रीफिंग में बताया कि वैट घटाया डीजल पे, 8-9 रुपए कम हो गया 1 लीटर डीजल पे। कैसा स्टेप है ये? देखिए, राज्य सरकारें डीजल पर वैट को रेगुलेटर की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। जब उनको रेवेन्यूज मिलना शुरू चाहिए होता है तो बढ़ा देती हैं। अब क्या हुआ, दिल्ली में लॉकडाउन खत्म हो गया, डीजल की सेल्स नॉर्मल हो गई, चीजें वापस आ गई, लोग चलने लगे, तो सरकार ने उसके ऊपर वैट कम कर दिया। इससे पहले जब सेल्स नहीं हो रही थी, लिमिटेड सेल्स थी, तब वैट ऊपर बढ़ा कर रखा था रेवेन्यू लेने के लिए। तो डीजल पेट्रोल प्राइसेस का मामला इतना ज्यादा उलझा हुआ और कंफ्यूजिंग है कि इसमें केंद्र सरकार बड़े पैमाने पर पहले ही टैक्स लगा चुकी होती है। केंद्र सरकार ने पीक ड्यूटी कर दी है, चाहे एक्साइज ड्यूटी हो, चाहे बाकी टैक्सेस हो, और ये सारी बढ़ोतरी करने के बाद राज्य सरकारों को छोड़ दिया है। तो जिन राज्य सरकारों को जहां रेवेन्यू में शॉर्टेज दिखाई देती है, ये सबसे आसान मुर्गी है, इसको काट लिया जाता है। और ये प्रक्रिया देश के हर राज्य में चल रही है। क्योंकि दिल्ली को पिछले छमाही में काफी नुकसान हुआ, तिमाही में रेवेन्यूज नहीं आए, कामकाज बंद रहा, टैक्स के कलेक्शन नहीं हुए, तो टैक्स बढ़ा के उन्होंने उतना रेवेन्यू निकालने की कोशिश की और अब बाद उसको वापस घटा दिया। इसकी कोई गारंटी नहीं कि बाकी राज्य भी ऐसा करने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि बाकी राज्यों की आर्थिक स्थिति अभी ऐसी हो रही है, क्योंकि राज्यों के जो आंकड़े मिल रहे हैं वो तो बहुत चिंताजनक है। उनका रेवेन्यू गिरा हुआ है, उनके पास हैवी डेफिसिट्स हैं। अभी पिछले 3 महीनों में राज्य सरकारों ने रिकॉर्ड बोरोइंग की, और जिस रेट पर बोरो किया है उसे पे करने में अगले 2 साल बाद उनको समझ में आएगा कि 9% और 10% पर राज्य बैंकों से बोरो कर रहे हैं। तो अभी सर ये अरविंद केजरीवाल ने लेकिन तो कहा कि भाई हम तो इकोनॉमी को थोड़ा सा रेगुलेट करने के लिए, थोड़ा सा व्यवस्थित करने के लिए इस तरह से कर रहे हैं,
क्या दूसरे राज्य भी कुछ ऐसे कदम उठा रहे हैं, कुछ कुछ है ऐसे? मुझे नहीं लगता। देखिए, पॉलिटिकल नैरेटिव हमेशा बनता है, जब आप बढ़ाते हैं तब आप कहते हैं कि इकोनॉमी क्राइसिस में थी इसलिए हमें रेवेन्यू चाहिए था और कोरोना के लोगों की मदद करने के लिए फंड्स चाहिए था। तो अभी तो वैसी परिस्थितियां, 3 महीने में कोई ऐसी परिस्थितियां बदल तो गई नहीं। नहीं, हाँ, लेकिन अब आप आज उसका स्टेटमेंट के पॉलिटिकल लेवल पे ही नैरेटिव है। केवल। तो हाँ, तो आप आज उसका राजनीतिक व्याख्या ये बदल गई कि नहीं, हम लोगों को तो राहत देना चाहते थे इसलिए हमने उसको घटा दिया। तो राहत तो उस समय भी लोगों को चाहिए थी, पर इसके पीछे का आर्थिक लॉजिक ये है कि लॉकडाउन के दौरान अगर डीजल बिक रहा था से 1000 लीटर, तो उससे उतना टैक्स मिल जाता था। लॉकडाउन के बाद डीजल की सेल वापस आ गई तो उससे फिर वापस उतना टैक्स मिलने लगा। लेकिन चुनौती इससे ज्यादा बढ़ी है, इसके बियॉन्ड समझने की कोशिश करने की जरूरत है कि डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस को लेकर जितनी अनिश्चितता है और जितना डिस्क्रिएशन है, जितना विवेकाधिकार है राज्य सरकारों का, जब उनका मन चाहता है, मैं गाड़ी ले रहा हूं तो मैं या कंपनी लगा रहा हूं तो मुझे पता तो होना चाहिए अंतरराष्ट्रीय बाजार की तुलना में डीजल पेट्रोल की कीमतें कहां जाएंगी। इंटरनेशनल मार्केट से बेंचमार्क करने का दिखावा भी किया जाता है और प्राइसेस अपने मन से बढ़ाए भी जाते हैं, क्योंकि राज्य सरकारें बुरी तरह खर्चीली हैं, उनके पास बचत नहीं है फालतू के खर्च हैं। तो वो 2-3 ऐसे ऐसे अवसर रखती हैं जहां से सबसे ज्यादा रेवेन्यू निकालने की कोशिश करती हैं। हाँ। और वही उन्होंने इस व्यवस्था के साथ किया। मुझे नहीं लगता बाकी राज्य सरकारें तुरंत घटाने वाली हैं, बल्कि मुझे लग रहा है कुछ राज्य सरकारों में डीजल पेट्रोल पे वैट बढ़ने की संभावना है। बढ़ने की संभावना है कुछ राज्य सरकारों में, क्योंकि डिमांड जैसे ही बढ़ेगी ना, उनको रेवेन्यूज मिलना शुरू होंगे। भाई से गाड़ियां निकलना शुरू होंगी, ट्रक्स चलना शुरू होंगे, बाकी चीजें चलना शुरू होंगी, तो उन्हें रेवेन्यूज चाहिए। अच्छा सर, ये जो अब एनईपी आया है, नई एजुकेशन पॉलिसी जो है, बड़ा क्रिटिसिज्म भी है, उस पर सपोर्ट भी है, मल्टी लैंग्वेज सिस्टम को लेकर भी बड़ा कंफ्यूजन टाइप का है। क्या सोचना है आपका इस पर? देखिए, नई एजुकेशन पॉलिसी की सारी बहस को उस मल्टी लैंग्वेज सिस्टम पे ले जाके रख दिया गया जो 5वें तक होती है। वो सिस्टम पहले से ही मौजूद था। जिन राज्यों में जो भाषाएं प्रमुख रूप से हैं उन पे उनका अध्यापन उन्हीं से। आपने भी, अगर आप उस राज्य से आते हैं तो आपके यहाँ भी जो टीचिंग का, जो पढ़ाई का की मुख्य भाषा रही होगी वो हिंदी रही होगी। अच्छा, जो कॉन्वेंट या बाकी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें पढ़ाई का माध्यम दूसरा है। इस पॉलिसी में 2-3 इंपॉर्टेंट बातें। पहली चीज तो ये कि 6 साल इसी सरकार को लग गए इस पॉलिसी को लाने में। 6 साल से ये पॉलिसी बन रही थी, पता नहीं कहां कहां घूमी। इसमें बाकी चीजें तो ग्रेडिंग सिस्टम में परिवर्तन जो लगता है कि आवश्यक है आने वाले समय में, क्योंकि नए तरीके के एजुकेशन सिस्टम में आपको पुराना ग्रेडिंग सिस्टम बदलना चाहिए। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पॉलिसी निजी स्कूलों में और सरकारी स्कूलों के स्टैंडर्ड्स की बात करती है, जो पहली बार ऐसा हो रहा है। और एक अथॉरिटी बनाने की बात कही गई है जो एससीईआरटी बनाएगी। एससीईआरटी उसके का फ्रेमवर्क बनाएगी और राज्यों में एक स्कूल स्टैंडर्ड एक्रीडिएशन अथॉरिटी बनाई जाएगी। वो अथॉरिटी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए बेंचमार्क तय करेगी और उस बेंचमार्क के तहत उनको एक्रीडिएशन देगी, यानी उनका प्रमाणन करेगी। और उस रेगुलेटरी सिस्टम को वो सरकारी और निजी स्कूल ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से पब्लिक डोमेन में रखेंगे, ताकि उनकी अकाउंटेबिलिटी पब्लिक के प्रति हो और लोग उसे जाकर देखकर समझ सकें कि ये पैमाना है। इस पैमाने के आधार पर इस स्कूल में पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही। वो पैमाने क्या होंगे हमें पता नहीं है, क्योंकि पैमाने बाद में बनेंगे। फीस उसमें एक महत्वपूर्ण पैमाना जरूर होना चाहिए कि फीस की दर क्या होनी चाहिए और फीस के बदले दी जाने वाली सेवाएं क्या होनी चाहिए। क्योंकि आप ये भी देखिए कि उस फीस से क्या उस स्कूल में काम करने वाले शिक्षकों को भी उतनी तनख्वाह मिलती है कि नहीं मिलती। लेकिन एक ये महत्वपूर्ण बिंदु है, अगर ये स्वाभाविक हो सका, संभव हो सका, जिसमें मुझे बहुत बड़ा सवाल और संदेह है, जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में भी चर्चा के दौरान कहा कि राज्यों के शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार का महागढ़ हैं। वहां के शिक्षा विभागों में कोई भी प्रमाणन, कोई भी स्टैंडर्डाइजेशन, कोई भी भर्ती प्रक्रिया काम नहीं करती और ये समस्या सारे राज्यों के शिक्षा विभागों की है। तो अगर ये स्टैंडर्डाइजेशन लागू किया जाएगा, ये प्रक्रिया लागू की जाएगी, ये ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी, तो शायद कम से कम हम ये तो जान पाएंगे आने वाले समय में कि कौन सा स्कूल शिक्षा के इन बुनियादी 10 पैमानों का पालन कर रहा है और कौन सा स्कूल इनका पालन नहीं कर रहा है। तो कम से कम आप इस पर आश्वस्त हो पाएंगे कि वहां पढ़ाई मिलेगी। दूसरा ये कि शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कुछ नए तरीके के प्रावधान रखे गए हैं। पॉलिसी है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। बहुत बड़ा शिक्षा नेटवर्क राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। राज्य सरकारें, खासतौर से जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा है, वो राज्यों का विषय है। राज्य सरकारें इसे किस तरह से लागू करती हैं, राज्य सरकारें इसमें किस तरीके के परिवर्तन सुझाती हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। भारत में शिक्षा नीति हमेशा
रिकमेंडेशन के लेवल पर होती है, सिफारिश के लेवल पर होती है, सजेस्टिव होती है, क्योंकि राज्य सरकार अपने स्ट्रक्चर पर बनाती है। इस पर निगाह रखनी होगी और देखना पड़ेगा कि कौन सी राज्य सरकार ने किस तरह से लागू किया। भाषा का सवाल के सवाल में बहस इस पर केंद्रित है कि आप भारतीय भाषाओं में पढ़ाई कराइए नहीं कराइए। स्वाभाविक सी बात है, भारतीय भाषाओं में पढ़ाई होनी चाहिए और होती भी है, ज्यादातर जगह भारतीय भाषाओं में पढ़ाई होती। चुनौती यह है कि भारतीय भाषाएं रोजगार परक कैसे हो जाएं, भारतीय भाषाएं भविष्य के प्रति आश्वस्ति कैसे जगाएं, भारतीय भाषाएं ज्ञान की भाषाएं कैसे बने। संवाद की भाषाएं हैं, प्रचार की भाषाएं हैं, राजनीति की भाषाएं हैं, फिल्म की भाषाएं हैं, पर वो ज्ञान की, भविष्य की, रोजगार की, तकनीक की, आविष्कार की, शोध की भाषाएं कैसे बने, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि किसी भी भाषा से आपका जुड़ाव दो स्तर से होता है। एक जुड़ाव आपका होता है मातृभाषा से, जो आपका अपने परिवार से, अपने मातृभूमि से, उतना ही मातृभाषा से जुड़ाव। पर मातृभाषा रोजगार भाषा है कि नहीं है, ये बिल्कुल दूसरी चीज है। तो उस स्तर पर अगर काम करने की जरूरत होगी तो शायद आने वाले समय में सरकार ये सोचने की कोशिश करेगी कि भारतीय भाषाएं भविष्य में रोजगार की उम्मीद कितनी जगाती है, भविष्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, ये है। बट पॉलिसी में कई सारे अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया का इंतजार करना पड़ेगा कि उसे कैसे लेती है, कैसे उनका परसीव करती हैं, उसको कैसे हाँ, कंसीव करती हैं। हाँ। चलिए सर, चलते चलते क्या लिख पढ़ रहे हैं, क्या फिल्म देखी, क्या सीरीज देखी? सीरीज तो नहीं, मैंने एक सीरीज देखना शुरू किया था। दरअसल नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज है मेडिचीज पर मेडिचीज की हिस्ट्री पर, मेडिचीज हाउस ऑफ मेडिचीज पर एक बहुत अच्छी सीरीज है जो यूरोप के 15वीं शताब्दी के आसपास के इतिहास और मेडिचीज का पोप से संघर्ष और पेपेसी का जो एक निगेटिव चेहरा, एक काला चेहरा है और कैसे है, उस पर केंद्रित है। तो उसे हम क्योंकि वो पार्ट ऑफ द रेनेसां का जो पार्ट है, उसकी पॉलिटिक्स क्या थी कि उसको समझने के लिए वो सीरीज बहुत अच्छी है। किताब के तौर पे उर्जित पटेल की नई किताब आ गई है, ओवरड्राफ्ट। वो अभी कल ही मेरे पास आई है। अभी हम उसके शुरुआती 15-20 पेज पढ़ पाए हैं, और जिस पर हम चर्चा करते रहे हैं अपने, अर्थात में आपको याद होगा कि बचत करने वाले लूजर्स हैं, सेवर्स आर लूजर्स। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर ने पूरी किताब उस पर लिखी और ये बताया है कि कैसे भारतीय बैंकिंग बचतकर्ताओं के लिए सबसे खतरनाक और घातक होने जा रही है। तो ये बात जो हम लगातार कहते रहे ना कि आपकी बचत बैंकों में सुरक्षित है, इसकी गारंटी नहीं है, ये बात उर्जित पटेल ने अपनी इस किताब में कही है। तो ओवरड्राफ्ट किताब को पढ़ना शुरू किया, क्योंकि एक्स गवर्नर हैं तो डेटा और फैक्ट्स के हिसाब से, सूचनाओं के हिसाब से दिलचस्प किताब है भारतीय बैंकिंग सिस्टम को गहराई से समझने के कारण। विरल आचार्य की भी एक किताब आई है जो मैंने मंगाई है, शायद 1-2 दिन में मेरे पास आ जाएगी। तो बैंकिंग सिस्टम पर 2 सबसे ताजा किताबें हैं ये भारत की बैंकिंग पर, और दोनों तत्कालीन रिजर्व बैंक अधिकारी हैं, गवर्नर और डिप्टी गवर्नर रहे। इनको देखने के बाद हमें भारतीय बैंकिंग की जो पिछले 6 साल काफी उठापटक भरे रहे, उनको समझने का मौका मिलेगा। तो इस हिसाब से ये इन दोनों किताबों को जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश में। नहीं, वो ये विरल आचार्य वाली और उर्जित पटेल वाली मुझे भी पढ़नी है। अभी उनकी भी किताब शायद आ रही है, एस जयशंकर की भी किताब आ रही है। हाँ, उनकी भी किताब आने वाली है। हाँ, एक उनकी भी किताब आने वाली है। नेटफ्लिक्स पे मुझे याद आया कि सर एक सीरीज, मतलब सीरीज क्या है, डॉक्यू सीरीज है वो, होममेड नाम से। बहुत सारे फिल्मकारों ने घरों से बैठ के बनाई है, और उसमें 3 से 4, 5, 6 मिनट की फिल्में हैं, छोटी छोटी, और एक एपिसोड 5-6 मिनट का है। तो काफी प्यारी फिल्में हैं, एक घर में लॉकडाउन के समय बनाई गई हैं सारी, हर कोई कहीं दुनिया के किसी भी कोने में बना रहा है। तो बड़ी, जैसे एक याद आता है उसमें, पोप से ही मुझे याद आ गया उसका, कि पोप है उसमें एक एपिसोड में और क्वीन विक्टोरिया है, और दोनों में प्रेम हो जाता है। दोनों के पुतलों से दिखाई गई है कहानी, दोनों पुतले हाथ में लेके शूट किया गया है छोटा, और दोनों में प्रेम हो जाता है। तो विक्टोरिया बोलती है कि हम लोग तो केवल प्रतीक हैं, सच में वो दोनों पुतले हैं। मतलब वो विडंबनापूर्ण मजेदार फिल्म है वो, क्योंकि दरअसल ऐतिहासिक सीरीज है ना सिद्धांत, उनको देखने के बाद आपको इस बात का एहसास, एक डेजा वू का एहसास होता है कि आपको एक डेजा वू जैसी परिस्थिति का एहसास होता है कि 15वीं शताब्दी में भी धर्म, राजनीति, भ्रष्टाचार, कुछ लोगों का अधिकार, कुछ बड़ी कंपनियों का वो बिल्कुल लगभग वैसा ही था जो आज हम 21वीं शताब्दी में 2020 में देख रहे हैं कि
पेपेसी है और वहां पर अपने मन का पोप बिठाया जाता है और उसके लिए कार्डिनल्स खरीदे जाते हैं और उनको पैसा दिया जाता है कार्डिनल्स को उसके चुनाव के लिए क्योंकि मेडिचीज अपने आप को फ्लोरेंस पर कब्जा रखना चाहते हैं। और ये सब वास्तविक इतिहास की वो कहानियां हैं जिससे जो हम लोग अभी आज के चक्र पे बात कर रहे थे कि जो हमारे बायसेस है ना वो टूटते हैं ये सारी चीजें देखकर हमारे बायसेस टूटते हैं कि बुनियादी रूप से जो मनुष्य है वो इन्हीं सारी चीजों से विकसित होता हुआ आया है। और ये सारी चीजें किसी भी दौर में किसी भी युग में नहीं बदलती। और जब नहीं बदलती, जब अशिक्षित था व्यक्ति, जब नमक की समस्या हो जाती इटली में खाने को प्रिजर्व करने के लिए, तब भी वैसी पॉलिटिक्स थी। और आज हम 21वीं शताब्दी में भी हैं तो भारत में, अमेरिका में या इटली में या जापान में या किसी भी देश में वैसी ही पॉलिटिक्स है। तो तब हमें और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि तब कम से कम राजा या सरकार के कामकाज के बारे में आपको सूचना तो मिलती थी। अब तो सूचना भी नहीं मिलती है आपको जानकारी भी नहीं मिलती क्योंकि आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम में रहते हैं। और रोमन रिपब्लिक, खासतौर से जो इटली के रिपब्लिक थे वो कैसे काम करते थे, जैसे उसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि 15वीं शताब्दी में भी वहां एक परंपरा थी कि अगर समाज इस बात पर सवाल उठाए तो जो काउंसिल थी, पूरी इटालियन काउंसिल थी उसे अपनी संपत्ति का ब्यौरा समाज के सामने रखना पड़ता था, पूरी संपत्ति का ब्यौरा। और उससे वो एक सिस्टम होता था जिसमें एक पब्लिक ऑडिटर अपॉइंट किया जाता था। वो हर काउंसिल के हर मेंबर के अकाउंट्स चेक करता था और उस पर मोहर लगाकर ये बताता था कि नहीं इसका अकाउंट साफ है। अच्छा, हाँ, ये 15वीं शताब्दी की इटालियन रिपब्लिक का सिस्टम था। हम आज कहां चले आए कि हमारे नेता अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा भी घोषित नहीं करते हैं, आधा अधूरा ब्यौरा बताते हैं। उसके खिलाफ पार्टी की बात आती है तो कोर्ट तक चले जाते हैं। और पार्टी के तो हिसाब किताब की तो को पूछना ही प्रतिबंधित है। तो इसलिए उनको समझने के बाद हमें वो फर्क समझ में आता है जो हमें और ज्यादा तर्कसंगत ढंग से चीजों को सोचने के लिए प्रेरित करता है। तो हमारे दर्शकों, ये था हमारा इस हफ्ते का अर्थात। कैसा लगा आपको? वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा लिखकर। आप लोग ऑप्टिमिज्म के बायस के साथ जो कमेंट्स करते हैं वो भी सिरमाथे, जो सवाल पूछते हैं वो भी सिरमाथे। सवाल हमसे पूछते हैं तो सवाल सरकार से भी पूछना चाहिए। भरोसा किसी पर भी आंख बंद करके नहीं करना चाहिए। हम बहुत पहले से कहते रहे हैं, आप इस बार भी कहेंगे। अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए, मास्क पहने रखिए, थोड़ा थोड़ा अपना ख्याल रखिए, टैलेंट आपको फॉलो करते रहिए। मैं सिद्धांत, अंशुमान जी साथ में, शुक्रिया, धन्यवाद।